सब लाशें वहीं छोड़ के आए ना। कोई ना किसी के पास कफन है, ना कोई जलाने का प्रबंध है। कुत्ते ने खाई है, कौवा ने खाई है, हम तो छोड़ के ही आए ना, ऐसे ही छोड़ के आए ना। अचानक ही 9 मार्च 1947 को शाम का वक्त जब था, जब रहराज साहब का पाठ हो रहा था, तो देखा लोगों ने कि आग लगी हुई है कहीं। नाराय तकबीर या अली, नाराय तकबीर या अली करते हुए आ रहे हैं। हाथ में कुहाड़ियाँ उठाई हुई हैं, डांगें उठाई हुई हैं। हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे आके जिस जगह हम थे घेर लिया। घेरने के बाद कहते हैं एक लड़की चाहिए हमको। एक लड़की मांग रहे हैं कि इस जूते में दे दो। ऐसे कौन सिख दे देगा, तुम्हें हम काट देंगे, हम मुसलमानों का हाथ नहीं देंगे। उन्होंने फिर रखंडा हाथ में लिया और कहा जी अरदास करिए, हे सच्चे पातशाह अपने धर्म बचाने वास्ते अपनी औलाद में उसी मतलब किनारे लगे। बाहरी और गर्दन परे चली गई मेरे सामने। 25-26 लड़कियां सन, ताए चाचे दियाँ सारियाँ, नुआ तियाँ सारियाँ मतलब इकट्ठियाँ। ये मतलब यानी बुज़दिल हैं, ये लड़ नहीं सकते, ये मकान को आग लगाएंगे, ये पीछे से छुरा घोंप देंगे, ये लड़ नहीं सकते। गुरु गोबिंद सिंह जी का कथन है कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ तब गोविंद सिंह नाम का हूँ। मैंने देखा चिड़ियों की तरह भाग रहे हैं। तो उनके पास डब्बी ली तो पानी नहीं था, तो वो राम कौर ने कहा मामी जी थुक लगा दे जाओ। थुक से थुक लगाते रहे और मतलब उसको चिटाते रहे। जिस वक्त ये आखिर था उस वक्त उसकी जान निकल गई। उसकी जान निकली, उसकी लाश वहीं। मैंने कहा उनकी जुबान कट देती। उन्होंने कहा मैं सिर नहीं कटने देंगा। उन्होंने कहा तेरी जीभ कट देंगे। जीभ कट देती उन्होंने। एक भी सिख ने ना दाढ़ी बनाई, ना केस कटवाए, ना किसी कोई मुसलमान बनने के कहा कि मेरे को मेरी जान बख्श दो तो मैं मुसलमान बनता हूँ। कोई एक नहीं उतरा। एक औरत थी जो साढ़े महल्ले की रहती थी, बसंत कौर, उसके 6 बच्चे सन, 2 साल नाल पढ़ते सन। वो क्या बहन भाई आपस में मिले, रोए, पूछा कौन कौन है, कौन कौन चला गया। मैंने कहा मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरी लड़की नहीं है, माँ बाप नहीं है, कोई नहीं है। हम यही हम तीन बेटे मेरे। और पूजे की दुकान थी, मैंने कहा छोले दे दे। उसने इसे करके देखा, कहते ये तो खोटी है। मैं बहुत रोया कि ये जो बची हुई थी वो भी खोटी है। माता जी कहने लगे मैं 2-4 घरों के बर्तन मांज लूँ। मैं कहा इतनी बढ़िया दुकानें छोड़ के आए हैं, हम 3 भाई हैं, कुछ ना कुछ हम कर लेंगे। माता जी ये नहीं करना, और पांडे नहीं मांगने किसी के। आज ये मतलब गांधी खानदान में होता है क्या, जो आज़ादी है हमारे बल पे आई नहीं, तुम भूल गए हो कि हमारा भी हिस्सा है उसमें, और औखा हिस्सा है, और हमारा भी हिस्सा है। ऐसे तो ये तो यही समझ बैठे हैं कि जो कुछ किया हमने ही किया और किसी ने कुछ नहीं किया। बहुत से जो 10 लाख आदमी मारे गए वो उनका हिस्सा नहीं बनता। चले क्या बात है। मैं कहती हूँ पंजाब में बादल साहब, टोड़ा साहब, बरनाला साहब, ये तो बड़े नाम है ना। यही 4-5 लोग थे जो जेल में थे। इनको छोड़ दो, ये खालिस्तान तो नहीं करेंगे ना। मैं कहा बिल्कुल नहीं करेंगे, मेरी गर्दन उतरवा देना। ये अकाली दल का कोई एजेंडा नहीं है खालिस्तान का, और ना ही है। मैं सही बात कह रहा हूँ आपको। बीबी का फ़ोटो रखा हुआ है, उसके बाद बोलता हूँ वो बात तो करेगी नहीं। फिर मैं सोचता हूँ क्या हुआ। फिर मैं सोचता हूँ कि जिन शादी होती है वो 2 मियाँ बीवी इकट्ठे होते हैं, बाद में जाता एक है। तो ये मतलब यानी संसार चल रहा है, बातें उसे फ़ोटो के साथ ही करता रहता हूँ। जब बोलती नहीं है फिर थोड़ा आंखें टपका के चुप हो जाता हूँ। मेरा नाम वीर बहादुर सिंह है और मैं संत राजा सिंह जी थोए खालसे वालों का सुपुत्र हूँ। संत राजा सिंह जी बिंद्रा उनका सुपुत्र हूँ। थोए खालसे में हमारा दुकान थी करियाने की। ये डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में है, तहसील काहूटे में है। जहाँ ये पाकिस्तान का अम्युनिशन रखा जाता है ना, वो तहसील थी। उसके बाद हमारे थोआ खालसा से 8-10 किलोमीटर आगे जाओ जम्मू कश्मीर शुरू हो जाता है। पार्टीशन से पहले तो बिल्कुल चैन था, कोई बात नहीं थी। कोई आदमी कहता तो होता था कि
पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गांव में तो नहीं लगते थे, पर अखबारों एक दो उर्दू की अखबारें आती थी, पंजाब गजट, उसमें पढ़ के ना लोग कहते थे, तो लोग कहते ये बेवकूफ़ आदमी है, कभी बढ़ सकता है। तो मैंने अचानक ही 9 मार्च 1947 को शाम का वक़्त जब था, जब रहरा साहब का पाठ हो रहा था, तो देखा लोगों ने कि आग लगी हुई है कहीं। वो आग कोमरी में लगी थी। कोमरी पहाड़ है, हमारे से पहाड़ है, तो उस पहाड़ पर जब आग लगी तो लपटे जा रही थी। तो वहम तो था ही कि कुछ ये देखा गया कि कोमरी में आग लगी हुई है, क्या होगा क्या नहीं होगा। और दूसरे दिन उसी टाइम पर हमने देखा कि हमारे कोई आधा किलोमीटर पार सामने से टोल मारते हुए मुसलमान आ रहे हैं, नारा तकबीर या अली, नारा तकबीर या अली करते हुए आ रहे हैं। हाथ में कुहाड़ियाँ उठाई हुई हैं, डांगें उठाई हुई हैं। वो हमारे गांव की तरफ आ रहे थे। तो अच्छा तगड़ा गांव था, पर 400-500 ही आदमी थे जो मतलब लड़ने लगे थे। उन्होंने सब ने मतलब यानी कुर्बानी दी और वहाँ तकरीबन आधा किलोमीटर आगे चले गए गुजरकाश की तरफ। फिर मतलब यानी दूसरे दिन हमारे गांव के चारों तरफ आग लगा दी। सुबह फिर गांव से लोग मतलब यानी हज़ारों की तादाद में मतलब यानी आए, हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे आके जिस जगह हम थे घेर लिया। घेरने के बाद कहते हैं एक लड़की चाहिए हमको। मेरे पिताजी ने कहा क्या बात करते हो, हम तो जो यहाँ से लड़कियाँ लेके गजनवी जाता था उससे वहाँ से छीन के लाते थे हम। वो ऊंचे थे, डबल स्टोरी थी, तो वो नीचे थे मुसलमान चारों तरफ। ऐसे लग रहे थे कि भेड़ें होती हैं जंगल में। तो मेरे पिताजी ने कहा, पहले अपनी 7 भाई थे और 2 बहनें थे, उनको इस कमरे में, इससे थोड़ा बड़ा कमरा था, यहाँ बैठो बेटा, तुम यहाँ बैठो। उनको जब नीयत पता लग गई ना कि ये लड़कियाँ उठाएंगे, एक लड़की मांग रहे हैं कि इस जूते में दे दो, ऐसे कौन सिख दे देगा, तो वहाँ बैठा दी। और जब मैं उनको बता दिया कि हमने मुसलमान नहीं बनना है, तो हम काट देंगे, हम मुसलमानों का हाथ नहीं देंगे। फिर जब बात होने लगी तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैंने बोला आपको, संत राजा सिंह जी बोल रहे हैं, मैंने बोला है आपको चले जाओ, नहीं तो हम आ रहे हैं। कुछ छठे, फिर वहाँ कुछ छठे। और अवतार सिंह मेरे ताया जी का लड़का था, और एक अरबल सिंह और संत राजा सिंह। संत राजा सिंह के पास खंडा था। खंडा वो होता है, तलवार तो ऐसे नहीं होती, पर खंडा ब्लेड का होता है, ऐसे हो जाता है, दस्त को मारो तो इतना दस्त कट जाएगा। उन्होंने फिर खंडा हाथ में लिया और कहा जी अरदास करी, हे सच्चे पातशाह हमारे धर्म बचाने वास्ते अपनी औलाद में उसी मतलब किनारे लगा लगे। सबसे पहले मतलब जिस वक्त बोलने लगे कि बाण कौर को, तो सबसे उठा सबसे पहले राम सिंह, जिसके घुटने जो है वो बंधे हुए थे और वो कुली का काम करता था और वो चला नहीं सकता था। वो आया, मेरे पिताजी को हाथ जोड़ के कहने लगा कि पापा जी पहले मेरे को मारो, ना तो मैंने मुसलमान बनना है तो ना मैं से भाग सकता हूँ। उन्होंने समझा ठीक है, मारा। फिर उसके बाद एक हो गया, बारी तो अपने आदमियों की थी, पर वो नंद सिंह तीर पंजाब हाई कोर्ट के है, पंजाब दिल्ली या हरियाणा सारा एक हाई कोर्ट का, उसके जस्टिस राम सिंह, वो भी 10-15 साल हुए वो स्वर्गवास हुए हैं। जस्टिस राम सिंह का बहनों ही था। तो वो मेरे पिताजी को बोला, मेरे पिताजी छोटे थे, ओ संत राजा सिंह मैनू मार। पिताजी बोले नहीं। मैं तू की चाहना है कि मैं 6 पुत्र मेरे लाहौर ने दाढ़ी मिला के जावा, एडी लंबी दाढ़ी थी उसकी, तो तू की चाहता है कि मैं मतलब मैं अपने 6 पुत्र लाहौर ने उन्होंने दाढ़ी बना के जावांगा, मार मैनू। उन्हें कहा और मैं तेन कहना तो मार, देखता की पे मैं तुम्हें मुसलमान बनना चाहता है, मैनू मार पहला। उन्होंने मारा, फिर उसने मारा। उस तो बाद 2 तो मेरे सामने हुए। फिर इस तरह करके ना, जो उधर कमरा है रसोई जितना, इतनी जगह थी शिकार,
तो मान कौर, मेरे बहन का नाम था मान कौर। मान कौर 2 बारी आवाज़ मारी, वो आपस में गल्लां कर दिया उनके। मान कौर आवाज़ नहीं आई, आ जा बेटा, बैठ जा बेटा। ऐसे बैठ गई, कोई चीखी नहीं, चलाई नहीं, की करोगे की नहीं करोगे, कुछ नहीं, बिल्कुल जिस तरह मतलब मैं बैठा हूँ इस तरह बैठ गई। तो पिताजी ने जिले किया वार, तो या वाहिगुरू जानता है कि मुँह आ गया या खंडा अड़ गया। मैं कोल खड़ा था ना, मारी मतलब जो कृपान, तो वो अड़ गया। जब अड़ गया तो मेरी भैन ने ऐसा गुट पकड़ी और मेरे पिताजी ने बड़े गुस्से नाल इंज किया, बड़े गुस्से नाल इंज किया। गर्दन नंगी हो गई, बारी और गर्दन परे चली गई मेरे सामने। शहीदां का अपमान होएगा अगर मैं कुछ झूठ बोलांगा या मैं गलत बोलांगा, तो शहीदां का अपमान करांगा मैं। खट 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 की आवाज़ आउंदी रही कि मेरे ताया जी सन, वो काफ़ी भारे सन। उन्होंने कोल खंडा कृपान नहीं सी, उन्होंने फिर छाल मारी अंदर, मतलब हवेली के अंदर भी जगह होती है ना, एक तो छाल मारते तो बाहर चले जाते, वो मारे। वो फिर दूसरे तीसरे दिन जब मिलिट्री आई तो फिर उसने देखा, तो वो फिर वो तो अंदरों अपना काम ख़त्म करके 25-26 लड़कियां सन, ताए चाचे दियाँ सारियां, नूहां धियां सारियां, मतलब कट्ठियां। 3 आदमी लग गए ना फिर, संत राजा सिंह जी, अवतार सिंह जी और बन सिंह जी, 3 लग गए। फिर दो निकले, मेरे पिताजी और अवतार सिंह जी, क्योंकि अरबन सिंह जी की वाइफ भी मारी उन्होंने, तो वो शायद उन्होंने संभाल रहे हो, या तो पूरी तरह शायद वो शहीद ना हुई हो। दोनों निकले, चाचा और भतीजा। मेरे पिताजी सबसे छोटे भाई थे और जो अवतार सिंह थे बड़े भाई के लड़के थे, तो चाचा भतीजा एक जैसे हो गए। गुरु गोबिंद सिंह जी का कथन है कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ तब है गोविंद सिंह नाम का हूँ। मैंने देखा चिड़ियों की तरह भाग रहे हैं, पीछे ये लगे हुए हैं। इतने जहाँ जो वो सड़क है ना, तो डबल स्टोरी मकान के ऊपर छत में हम जड़े हुए थे, वहाँ देख रहे थे। दूसरे दिन जब देखा तो दर्जनों के हिसाब से ये गर्दने ये बड़ी थी, दर्जनों के हिसाब मुसलमान मतलब लेटे पड़े, दर्जनों के हिसाब से। ये मतलब यानी बुज़दिल हैं, ये लड़ नहीं सकते, ये मकान को आग लगाएंगे, ये पीछे से छुरा घोंप देंगे, ये लड़ नहीं सकते। अगर लड़ सकते तो इतनी तादाद में थे मेरे भाई, सही बात कह रहा हूँ आपको। हम तो 50-60 आदमी थे, तो वो तो मतलब हज़ारों की तादाद में 10-20 हज़ार आदमी होंगे, सब मुसलमानों को समझे हो गए। वो कुछ लूटने लग पड़े शहर में। उनका जो लीडर था मुसलमानों का, गुलाम रसूल नाम था उसका, वही सारे को गाइड कर रहा था, और उसी को ही लड़की चाहिए थी, और वो ही मतलब यानी अब मतलब मैं क्या बोलूँ। और उसकी कुछ गांव की लड़की को तो अपनी बेटी होती है ना, उसके साथ कोई सेटिंग थी। सब गाँव वालों को पता था कि उनके घर आना जाना था उसका, गुलाम रसूल का। उसी लिए मतलब यानी फिर उस वक्त नहीं दी गई। बाद में जब वो रावलपिंडी आए तो वहाँ से वो मिठकुमरी गई, तो मिठकुमरी से वो लेके गया। बाद में पता लगा एक भी सिख ने ना दाढ़ी बनाई, ना केस कटवाए, ना किसी कोई मुसलमान बनने के कहा कि मेरे को मेरी जान बख्श दो तो मैं मुसलमान बनता हूँ, कोई एक नहीं उतरा। जो हमारे गांव में हिंदू भी थे, ब्राह्मणों का था, तो 15-20 घर वो थे। उसमें उनके जो मंदिर को देखने वाले और सयाने आदमी मास्टर अवतार सिंह थे, मास्टर थे वो, हमने पढ़ा उससे, मास्टर अवतार सिंह से। वो कहने लगे देखो मास्टर जी, आप भी बाल काटते हो, आप भी बीड़ी पीते हो, ये सिख ना बाल काटते हैं ना बीड़ी पीते हैं, तुम्हें इनसे क्या मसला। तो मास्टर अवतार सिंह, जो सिख फैसला करेंगे हम उसके साथ हैं, जो सिख फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं। कुदरत परमात्मा की जब उन्होंने ये कहा तो हमारे गांव में एक भी हिंदू मरा नहीं। तो बाकी जो लेडीज़ थी, हमारे पास 70-80 लेडी थी, जो मतलब यानी उसमें जवान भी थे। मेरी माँ भी थी, 40 साल की मेरी माँ थी। तो
मुसलमानों ने घेरा डाल दिया। तो कुछ आदमी ने कहा ये प्यास लगी है, कल से पानी नहीं पिया, कुआं में पार, तो कुएँ में मतलब ये पानी पीने पाने गए। वहाँ पर सरदारनी लाज कौर, संत गुलाब सिंह जी की वाइफ, उसने खड़े होकर अरदास करी, हे सच्चे पातशाह, जब तक जी जींदियां रहियां तब तक धर्म नूं आँच नहीं आण दित्ती, हुण सासे घिर गईयां आ, सच्चे पातशाह जी सानू माफ़ करना, असी अपने आप नूं कुर्बान कर लगियां, असी खूब छाला मार लगियां, गड़म 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 करदियां छालां छारियां। 80-82 लड़कियां ने, औरतां ने छाल मार दी। एक औरत सी जो साढ़े महल्ले च रहिंदी सी, बसंत कौर, उहदे 6 बच्चे सन, 2 तो साढ़े नाल पढ़दे सन, उन्हां 6 दे खूह छुट दिते। उतों मेरे 80-85 लड़कियां ने, बसंत कौर की गल करना, बसंत कौर ने आप भी छाल मारी, खूह भर चुकिया से, उत्थे छाल कितने डुबण की जगह ही नहीं सी, पानी नहीं सी, खत्म हो गया सी पानी, तो पानी थले चला गया। फिर वो मतलब इत्थे आके फिर उसकी घर एक बच्चा होया। फिर मतलब यानी की कीता, फिर रात पै गई ना। यहाँ पर अरनाम कौर जो अवतार सिंह की वाइफ थी, जिसको उसने गोली मारी थी, हैं जी, जिस गोली मार के वो वहाँ तड़पती रही, वो चाचे के साथ बाहर मैदान जंग में गया, शेर था मतलब ये नहीं, मैदान जंग में गया, तो उसका जो अंदर बच्चा था और यहाँ से उसका सिर निकल रहा था, मैंने आँखों से देखा जो है, सिर निकल रहा था यहाँ से। मेरी माता जी जो दुपट्टा पहना हुआ था, वो दुपट्टे को करके ऐसे तोड़ने की कोशिश करी, उनको खून बंद हो जाए। तो मेरी वो फुआ की लड़की थी जो अवतार सिंह की वाइफ थी, अरनाम कौर उसका नाम था। तो उसने कहा, मम्मी जी, मेरी माँ को बोला कि मैं बच नहीं सकती, मेरे पिताजी अफीम खाते हैं, जान सिंह उनका नाम है, उनके डब्बी फिल्म की। उस गांव में लोग ना 5-7-10 आदमी ऐसे होते थे जो अफीमी होते थे, अफीम खाते थे, ठेका भी था अफीम का और शराब का हमारे गांव में। तो उनके पास डब्बी ली तो पानी नहीं था, तो वो अरनाम कौर ने कहा, मामी जी थुक लगा दे जाओ, थुक से थुक लगाते रहे और मतलब उसको चिटाते रहे। उसने पाठ करना शुरू किया जपजी साहब का, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, ये 30-35 पौड़ियाँ हैं। फिर आखिर छुट्टी श्लोक, पूर्ण गुरु पानी पिता माता तर्त महात तेसरा दोए दाई दाया खेला सगले गाते, जिस वजह आखिर तक उस वक्त उसकी जान निकल गई, उसकी जान निकली। उसकी लाश वहीं, सब लाशें वहीं छोड़ के आए ना, कोई ना किसी के पास कफन है, ना कोई जलाने का प्रबंध है, कुत्ते ने खाई है, कौवा ने खाई है, हम तो छोड़ के ही आए ना, ऐसे ही छोड़ के आए ना, क्या हुआ ना क्या नहीं हुआ। चौथे दिन जब मिलिट्री आई तो मैं, मेरी माता जी ने मिलिट्री वाले को बोला हाथ जोड़ के कि मेरे हस्बैंड की इधर कहीं लाश होगी इस मैदान में, मेरे बच्चे को ले जाओ, ये अपने बाप को देख लेगा। माँ तो नहीं गई, मेरे को मिलिट्री वाला था, सरदार था मिलिट्री वाला, वो मेरे को लेके, मुझे पता तो नहीं ना कि किस जगह मेरे बाप की लाश है, मुझे पता तो नहीं ना। वो तो मैदान में निकले, फिर सारा देखा, कहते तो पहचान, हाँ मैं देखा तो वो एक जगह इतने दूर गए जहाँ से इतनी सड़क है, जो बड़ी सड़क है, तो वहाँ लाश पड़ी थी। ऐसे पिताजी लेटे हुए थे, उनकी जो कृपान छोटी थी, कृपान तो नहीं थी, उसका जो म्यान है वो था उसमें, वो था, पगड़ी बंधी हुई थी। मैंने देखा कोई उनके ऊपर कोई मतलब यानी जख्म नहीं था, या लाठियों से मारा उन्होंने, लाठी कृपानें तो उनके पास नहीं थी, मुसलमानों के पास कृपानें नहीं थी। मैं फिर देख के चला आया। फिर मतलब मैंने मिलिट्री के पास 2 ट्रक थे। सबसे पहले मैं अपने भाई को मतलब यानी छोटे भाई को अंदर बिठाया, आतम को, वो मर गया अब। फिर दूसरे को अंदर किया। फिर माता जी लटराए हुए थे, बहुत लटराए हुए थे, मतलब कि क्या करेंगे, 2 मेरे पास बच्चे हैं और कोई घर नहीं घाट नहीं, यहाँ से जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे हम, किधर जाएंगे हम, कौन हमें संभालेगा। वो फिर मैंने ऐसे पकड़ के ना माता जी को अंदर किया ट्रक के अंदर। फिर मैं भी मतलब चढ़ गया, मैं भी छोला आदमी था, अब भी मैं पतला हूँ ना, मोटा नहीं ना, तो वो मैं भी फिर चढ़ गया।
फिर हम मतलब वहाँ गए, मिलिट्री हमको ले गई रवात। रावलपिंडी से गुजर खान जाओ तो रास्ते में एक जगह है रवात, वहाँ गुरुद्वारा था, वहाँ ले गए हमको। ये तकरीबन टाइम होगा 6 या 7 बजे शाम का, ये टाइम था। वहाँ हम उतरे, वो कहने लगे ये कमरे हैं, इसमें अपना कर लो। ना कोई दरी, ना कुछ, ना कहा, ना खाना ना पीना। 4 दिन हो गए थे ना हमें, 9, 10, 11, 12, 13, 5वें दिन है। 5वें दिन में फिर जेबे में देखा एक दवन्नी मेरे को मिली, पता नहीं कैसे रह गई। वो हम पड़पूजे की, तो वहाँ कुछ नहीं हुआ था अभी। पड़पूजे की दुकान थी, मैं कहा छोले दे दे। उसने ऐसा करके देखा, कहते ये तो खोटी है। मैं बहुत रोया बहुत रोया कि ये जो बची हुई थी वो भी खोटी है। क्या करता फिर हमको वो दूसरे दिन गुजर खान ले गए कि यहाँ जगह नहीं है। गुजर खान स्कूल है, हाई स्कूल है, उसमें बहुत कमरे हैं, उसमें ले गए। हमें एक कमरा दिया गया, हमारे एक एक गांव वाइज कमरे बांटे गए। इस गांव के यहाँ, इस गांव थोआ खालसा के, थमाली के, नारा के, मटोर के, सागरी के, ये सारे मतलब। आधे घंटे बाद हम बैठे ही थे अभी वहाँ, बिस्तर बुस्तर तो हमारे पास कुछ नहीं था, ऐसे ही बस बैठे थे ना, ऐसे ही बैठे थे ना। मार्च के महीने में हमारी तरफ ठंड होती है ना, ऐसे ऐसे जुकड़े हुए थे ना। तो वो स्कूल का कोई मैनेजर है या कोई आदमी आया, कहना ये कमरा थोए खालसे का नहीं है, थोए खालसे को बड़ा कमरा चाहिए, तुम बड़े में चले अपनी दरी उठा लो। हमने दरी वैसे यकीन करना, उसमें से एक पोटली मिली मेरे को। उसमें मैंने खोल के देखा तो उसमें 5 नोट थे 10-10 रुपये के, 50 रुपये हो गए। और मैं यकीन करना, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, वो मैंने कहा ये 50 रुपये हैं, किसी के हों तो बता दो। किसी ने नहीं कहा कि मेरे हैं, किसी ने नहीं कहा कि मेरे हैं। वो हम फिर अपने पास रखे। हमने किसको देने थे फिर वो, जब वहाँ कोई मालिक ही नहीं बन रहा। फिर वहाँ पर मतलब हमें कैंप लाया गया, वाह कैंप, मिलिट्री का कैंप था। मिलिट्री की बारकें होती हैं ना बहुत, उन बारकों में लाया गया। तो वो जेलम से हिंदू और सिख खाना लाते थे। जेलम में भी कुछ नहीं हुआ था ना, अभी तो सिर्फ हमारी तहसील कोटा में ही हुआ था ना। सारे सब जगह, सारे शहर में तो कुछ नहीं हुआ था ना। 10, 12, 15 गाँव के ही लोग थे ना। वो कपड़े लाते थे, फिर कपड़े भी पुराने कपड़े। जेलम तो बड़ा शहर था ना, हिंदू सिख का बड़ा शहर था। जेलम नदी के किनारे था, जेलम दरिया के किनारे था। वो कपड़े लाते थे, मतलब इतने पॉइंट बन के आगे ढेर लगाते थे। जिसको जिस एक एक कपड़ा जिसको जरूरत है, पजामा जरूरत है, वो ले लो। बस यकीन करना, किसी ने 2 पजामे नहीं लिए, किसी ने 2 ने कहा ढकना सबको आ जाए ना, सबको आ जाएगा। दुकान तो नहीं ना इनकी जो मतलब जो ये नहीं चाहिए और चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, वो किसी ने नहीं। वहाँ अब 2 महीने कैंप में रहे और 50 रुपये हमारे पास थे। हम बच्चे ही थे ना। मेरा मामा भी फिर मतलब मेरी से छोटी उम्र था, 6 महीने मेरे से मामा मेरा छोटा था। वो थमाली गाँव का था, वो भी उसी कैंप में आप पहुँचे। थमाली में भी हो गया था ना। तो हम मतलब यानी कोई चीज़ लेनी, दवानी चाहनी, उस वक्त रुपया बड़ी चीज़ थी। जो मेरा मामा था तो वो मतलब यानी मैं कह, मेरी नानी भी मारे के, उनको उन्होंने आग लगा के, डंगर होते हैं जो वो खेतों को किनारे में डंगर ना करें, उसको आग लगा के उसमें फेंका। मैं तू कहाँ, तू कैसे बचा? मेरे से छोटा था पर फिर मैं पाँव हाथ लगाता था, मामा था ना। तो हम जब छुट्टी होती थी, मैं चोआ खालसा में पढ़ता था, वहाँ इंग्लिश स्कूल था, 5वीं तक वहाँ पढ़ता था। तो एतवार को जब छुट्टी होती थी तो नाना जी हम बोलते थे आप डंगर चराओ। मतलब ये उनके पास गाय भी थी, भैंस भी थी, उनके बच्चे भी थे, 5-6 मतलब नग थे। तो एतवार को हम वहाँ चलाते थे। और वहाँ पर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी को हमने खुरपा घर से ले जाते थे कि हमने कहा गुफा बनाते हैं। ये देखो कुदरत क्या क्या कराती है, गुफा बनाते हैं। वो खून के हम उसमें दोनों मतलब भाई बारिश आ जाएगी, हमें क्या पता कि ये भी मुसीबत आएगी। तो वो गुफा में बैठ जाते थे। इतनी हमने खोद ली थी। तो मैं मामा जी से पूछा, भाई आप
किस तरह बचे सारे सारे परिवार। उधर थमाली का बहुत ही लोग मारे गए, बहुत मारे गए, सारे के सारे, यानी मारे। कोई एक आधा कदम जो गुफ बनाई सी उत्थे मैं रात छुपया। उतों तकरीबन एक मील सी जंगल गुफ सी, एक उतों मैं उत्थे मैं छुपया रहा। फिर जो सूरज निकलिया, फिर मैं देखा कोई अगे पीछे नहीं है। फिर आया तो फिर वो आगे ऐसे पुलिस फिर रही थी, मिलिट्री फिर रही थी। दूसरे तीसरे पुलिस ने छापे मारने शुरू कर दिए थे। ये पाकिस्तान हिंदुस्तान की तो बात नहीं थी ना, बात ये झगड़ा हो गया, फसाद हो गए। इन लोगों को पुलिस ने लोगों के बर्तन पकड़े, किसी का ट्रंक पकड़ा मुसलमानों के घरों से। मुसलमानों ने सारा सब कुछ लूटा, सब कुछ लूटा। हमारे हाथ में कुछ नहीं था। हम यहाँ जब मेरा मामा एक दूसरा मोहन सिंह नाम था उनका, वो यहाँ जंगपुरे में ट्रक चलाते थे। उस वक़्त तो आज से 1947 में ट्रक ड्राइवर के मेरे 30-40 रुपये से ज़्यादा नहीं होंगे तनख्वाह। वो अपनी छोड़ के गया। जिसका ट्रक चलाता तो कहकर मेरी बहन है, मेरे मतलब भांजे हैं सारे, मतलब पता नहीं कौन बचा है कौन नहीं बचा। मैं तो जाऊँ तो सही ना कैंप में। 5-4 रुपये मतलब उस वक्त रावलपिंडी से दिल्ली का किराया 5 रुपये लगता था, तो जेलम का तो 2 रुपये ही लगा होगा। वो कैंप में पहुंचा, पहले गुरुद्वारे गया, उनके हम सारे जाएंगे जब कैंप में खाना लेके तो हमारे साथ चलना। वो गया, बहन भाई आपस में मिले, रोए, पूछा कौन कौन है, कौन कौन चला गया। मैंने कहा मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरी लड़की नहीं है, माँ बाप नहीं है, कोई नहीं है। हम यही हम तीन बेटे मेरे। और तो आ गया, कहते मैं आपको लेने आया हूँ। उन्होंने कहा कहाँ लेके जाएगा, ये वो जो आपस में बात हुई, कहाँ लेके जाएगा तू हमको, हमारा गाँव तो उन्होंने जला दिया है। उन्हें समझे शायद गाँव ले, हमारा गाँव तो जला दिया, हमारे सामने देखा आग लगी थी सारे गाँव में। वहाँ कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ ले जाएगा। उन्होंने कहा मैं आपको दिल्ली ले जाऊँगा। उन्होंने कैंप कमांडर से फिर वो बना के दिया किराए का वारंट 4 आदमियों का, उसका नहीं दिया। तो कैंप में से हमें वो दिल्ली ले आया। तो हमारी हालत बहुत ही खस्ता थी, बहुत ही खस्ता थी। दिल्ली कभी देखी नहीं, शहर कभी देखी नहीं, गांव से कभी बाहर निकले नहीं थे। हाँ एक चीज़ बीच में, जिस वक्त ये पहले दिन 8 तारीख को मुसलमानों को ढोल शोल बजे, तो हमारे पास एक गड़वा था जो इतना सा, उसमें कुछ कागज़ थे और कुछ चांदी के मतलब यानी रुपये थे, कुछ मतलब और कीमती चीज़ें थी। वो हमने दबाए थे वहाँ, ये किचन के साथ पानी जहाँ जाता है ना, उसमें वो करके दबाए थे। तो माता जी ने कहा कि तेन पता है ना कितने दबाए सन, जब सारे मुसलमान छट गए। मैं की दसा तुहानू कि मैं ना कर सकिया ना हाँ कर सकिया। तो मैं चलिया रस्ते च अगे बाजार च आया ना, हरी सिंह नाम का एक आदमी सी, उसकी दुकान सी उत्थे, तो उसनों कहा नहीं मुसलमान बन। उन्हें कहा मैं मुसलमान नहीं बनना। वो दुकान पर ही बैठा रहा। मैंने कहा उसकी जबान कट दी। उन्होंने कहा सिर तो मैं सिर नहीं कटन देंगा। उन्होंने कहा तेरी जीभ कट देंगे। जीभ कट दी उन्होंने। मैनू कहता भाई तू उधर ना जा, तेन मार देंगे, पीछे जा, उधर जा। मेरी जान बचाई हरी सिंह ने। आप बोल नहीं सकता सी। आखिर उत्थे ही मरिया पिया। दूसरे दिन कि तीसरे दिन उसकी लाश उठे मतलब यानी अद्धी पई सी। यहाँ आके हमने मतलब यानी कैसे सर्वाइव किया। मेरे जो मामा जी यहाँ रहते थे, इससे थोड़ी सी बड़ी 2 फुट और इसको चौड़ी कर लो, इतने उनके पास कोठरी थी, किराए की 1.5 रुपये महीना किराया देते थे। तो खुद और मेरी मामी रहती थी, दोनों रहते थे मियाँ बीवी। तो मैं भी आ गया। 4 आदमी तो हम हो गए ना, 3 भाई और माता जी, और एक मेरा छोटा मामा हो गया, 5 हो गए। एक मासी होगी मेरी छोटी, 5 हो गए। एक कोटे से मतलब वो आए
मासी थी, मास्टर थे, उसके 2-3 बच्चे थे, 8-10 आदमी हो गए। तो मामी मेरी अब पूरी हो गई है। तो जिस वक्त वो रोटी बनाती थी तसले में, जो मिस्त्री लोग तसला इस्तेमाल करें गारे के लिए, बर्तन तो उनके पास तो इतने नहीं थे, 2 मियाँ बीवी रहते थे। तो वो पसीना पसीना तंदूर पर जब रोटियां लगाती थी तो पसीना 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 हो जाती थी। ऐसी औरत तो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी कि 10-12-15 आदमियों को दोनों टाइम दाल रोटी मिल जाए। तो मिलती थी। 2-3 महीने रहे। फिर पाकिस्तान की जब आवाज़ आई तो मेरे बड़े ताया जी नंद सिंह थे, वो ज़िंदा थे। वो पहले हमें वो ले गए, अमीर आदमी थे। पहले जहाँ वो रहते थे उन्होंने 20 रुपये महीने पर कोई कमरा ले लिया था, तो वो हमें वहाँ ले गए। फिर पहाड़गंज में मतलब ये मुसलमानों ने हिंदुओं पर बड़ा जुल्म मारे काटे, जहाँ गए मारे काटे। हमें भी ताया जी ले गए थे ऊपर चबारा था। तो चबारे में मतलब उस वक्त शाम का वक्त था, अंगीठी पका रहे थे। उस वक्त गैस नहीं थे, चूल्हे लकड़ वाले भी नहीं, कहाँ इंतजाम हो सकता, लकड़ी कहाँ से आई थी। ऊपर से वो अंगीठी ना उठा के मेरी माँ ने नीचे, मुसलमान आया, दरवाज़ा खोलो, खटकाया उसने, दरवाज़ा खोलो, तुम सिख रहे हो? उन्हें कि तुम क्या पूछना चाहते हो? उन्हें और कुछ नहीं हाथ में आया, अपना सारा सब कुछ देखा हुआ था कि क्या क्या हुआ है हमारे साथ। उन्होंने अंगीठी उठा के मारी जाते, सीढ़ियों में आधी सीढ़ियाँ आ गया था, उसके सिर में लगी। वो वहीं फटकने लग पड़ा। सारा लोग इकट्ठे हो गए कि भाई वो तो बसंत कौर ने मार दिया। और वहाँ जहाँ लोग इकट्ठे थे, डीसी भी आ गया। उस वक्त सारे शहर में तो नहीं ना कुछ हुआ था। डीसी रंधावा था, सरदार था जो वहाँ का। तो उसके सामने मतलब मेरे माता कहने, मैं मारिया सूर दे बच्चे नू, मैं मारिया सूर दे बच्चे नू। साढ़े उत्थे कितने आदमी मर गए, मैं मारिया। कन्फेस हो गया ना। उन्हें रंधावे ने कहा चल ही ना चल। तो यूँ हमारी ज़िंदगी फिर मतलब ये नहीं हमने कैसे दोबारा सर्वाइव हुई। हमने कहा क्या करें, क्योंकि आदमी कहते हैं कि वो पहाड़गंज ना सदर बाज़ार में गुब्बारे मिलते हैं, बूट भी नहीं थे। जंगपुरे में मेरा मामा रहता, जंगपुरे से सदर बाज़ार 5-6 पहले निज़ामुद्दीन आएगा, फिर मतलब इंडिया गेट आएगा, फिर कनाट प्लेस आएगा, फिर सदर बाज़ार आएगा ना। सदर बाज़ार से गुब्बारे ले आते थे। वो एक ही पैकेट लाते थे, पैसे नहीं थे ना, 2 रुपये का पैकेट लाते थे, उसमें 100-150 उसको फुला के और उसको गली गली बेचते थे। हमारे बच्चे फिर कोई न कोई बिक जाता था। इस तरह हमने अपने आस्ता माता जी कहने लगे, मैं 2-4 घरों के बर्तन मांज लूँ। मैं कहा इतनी बढ़िया दुकानें छोड़ के आए हैं, हम 3 भाई हैं, कुछ ना कुछ हम कर लेंगे। माता जी ये नहीं करना, पांडे नहीं मांजने किसी के। जहाँ हम रुके थे वहाँ गली में एक लवाई था, खेम था, वो जंगपुरे में भोगल तो जानते होंगे ना। भोगल में सूरज नाम का लड़का था, मेरे जितना ही था। तो हम खेल भी लेते थे उसी के साथ, और कोई दोस्त यार था नहीं। तो वो कहने लगा सिखों का एक मेला लगना है, या उस वक्त मोती बाग नहीं कहा जाता था, मोची बाग में। वो कहने लगा वहाँ मेले में पकोड़े बना। मेरे को पकोड़े बनाने नहीं आते। कहते मेरे को आते हैं। मैं मेरे पास बर्तन भी नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, कैसे करेंगे? कहने लगा पैसे बेसन मैं ले लूँगा, प्याज आलू जो है मैं ले लूँगा, मैं लवाई का बेटा हूँ, कढ़ाई पोना शोना ले लूँगा, सारा सब लकड़े कोले सब दुकान में पड़े, वहाँ से ले लेंगे। उसके पास साइकिल थी, मेरे पास तो कुछ नहीं था। साइकिल के पीछे बोरी भी लादी, लकड़ी भी सारा करके। तो कभी उसको भी साइकिल चलानी नहीं आती थी। कभी मैं पीछे से दिखता था, वो आगे हैंडल पकड़ता था, कभी मैं हैंडल पकड़ता था, वो पीछे से खेलता था। ये जो राष्ट्रपति भवन के पीछे ने चढ़ाई है थोड़ी, यहाँ से थोड़ी मुश्किल हुई। प्यास लगी हुई, अक्टूबर का महीना था। तो उसमें हम वहाँ जाके देखा तो छछरा होता है, वही डाक के 3 पात है, वो दरख्त अब भी कोई न कोई मिल जाएगा वहाँ। तो वहाँ से वो सूरज कहने लगा मैं पत्ते तोड़ के ले आता हूँ, पकौड़े डालेंगे किसी। पकौड़े उसने बनाए, न तकड़ी न तोड़ कैसे। वहाँ कोई और था नहीं, हैं जी, वहाँ कोई नहीं था कोई चीज़ खाने के लिए। तो 200-400-500 सिख जो जिनको पता था कि यहाँ जो पहले दिल्ली में पहले भी तो सिख रहते थे ना, तो वो वहाँ
वहाँ आए, किसी ने ठन्नी ने मांगे मैं उतने दे दिए, किसी ने रुपये मांगे तो उतने दे दिए, चुनी ने मांगे तो उतने दे दिए। घर जाके उसके सूरज के जो उसका था वो सारे पैसे देने के बाद 400 रुपया बचा। तो 400 रुपये में से 40 रुपये निकाल के ना एक टूटा सा डब्बा था, उसमें माता जी ने डाल दिए। मैं कहा ये मतलब राशन वाशन ले आओ कुछ, मतलब बहुत सस्ती चीज़ें थी। 1 रुपये का 4 किलो आटा आता था, 4 किलो। चीनी 12 आने 10 आने किलो थी। और तो मैं क्या खाना, दाल भी ऐसे ही सस्ती थी, दाल रोटी खानी थी, ये मिल जाए तो यही बड़ा है। उसके बाद मतलब हम मतलब ये वो 400 रुपये थे हमारे पास, वो 360 रह गए। उसके बाद हमने 30 रुपये का एक तख्तपोश बनाया है जी। तख्तपोश को हमने भोगल के बाज़ार में रख लिया। तो उसमें मतलब हमने दूध, किलो दूध और एक केटली खरीद ली। वहाँ चाय का मतलब बना दिया, उसमें और कोई चाय का नहीं था। इतने तक थे। मेरा एक मित्र बाद में मिला मेरे को, वो ग्रेटर क्लास में मकान बना रहा था, चाय पीने के लिए यहाँ आता था। तो फिर हम मतलब ये माता जी केटली भी मांझ देते थे, दूध वाला बर्तन भी मांझ देते थे। हाँ, मैंने कहा ये 40 रुपये रख दिए, इसको डालो। कहते तेरे पिताजी दसवन देते थे। मैं आज तक दसवन देता हूँ, मैं आज तक दसवन देता हूँ। यहाँ गुरुद्वारा बन रहा था, 1.25 करोड़ रुपया मैंने खर्च किया। वो कह रहे जो दसवन, मरने वक्त भी मेरी माँ कह गई अगर बेटा दसवन देते रहोगे ना, तो दसवन देते रहोगे तो पैसा तेरे से मुकेगा नहीं, संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैं आज तक देता हूँ। फिर हम वहाँ से मुसलमान जब चले गए, एक मुसलमानों का मकान हमने अंदर दाखिल हो गया जंगपुरे में। तो उसमें मतलब एक कमारों का मकान था। कमारों के मकान में हम तीनों वहाँ, कोई ना बिस्तर ना बोरी ना कुछ नहीं, लेट जाते थे ऐसे, मतलब नहीं करके लेट जाते थे। कोई बोरी बारी कोई कई सिमिल की तरह उसको कर देते थे। आज जो है मतलब गांधी खानदान में होता है कि जो आज़ादी है हमारे बल पे आई नहीं, तुम भूल गए हो कि हमारा भी हिस्सा है उसमें, और औखा हिस्सा है, और हमारा विषय है ऐसे। तो ये तो यही समझे बैठे हैं कि जो कुछ किया हमने किया और किसी ने कुछ नहीं किया। बहुत से जो 10 लाख आदमी मारे गए, वो उनका हिस्सा नहीं बनता। मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन ने यहाँ कुरुक्षेत्र में एक कैंप लगाया, क्योंकि जिस वक्त वहाँ से लोग, उस वक्त तो सारा फसाद हो गया था, रावलपिंडी में भी सारे हो गए ना, लाहौर जेल मारे हो गए। उस वक्त गाड़ियों में जो आए कटे हुए आए लोग। उसके ऊपर लिखा था, मुसलमानों ने लिखा था चल कुटिया पटियाले चल। पटियाले के राजा ने उस वक्त कहा था कि जो हिंदू और सिख हैं वो यहाँ पटियाले चले आए, पटियाले चले आए, मैं उनको देख रेख करूँगा। उन्होंने फिर मतलब उधर जब देखा कि सारे मास्टर तारा सिंह रावलपिंडी के रहने वाले थे, एक गांव है हरनाल, वहाँ के रहने वाले थे। तो उस वक्त सिखों के लीडर मास्टर तारा सिंह थे। एक ही लीडर थे, मास्टर तारा सिंह, या उनका था ज्ञानी करतार सिंह, बाद में वो मिनिस्टर भी बने। मास्टर तारा सिंह ऐसे ही रहे। उन्होंने फिर अकाली दल के प्रधान थे, उन्होंने सबको मतलब यानी जितने आदमी थे संदेशे भेजे कि मुसलमानों को अब काटो, अब वक्त आ गया है जब हमारे कटे हुए भी हमें कुत्ते बोल रहे हैं, तो अब तुम शुरू हो जाओ। इसमें से पुराने लोग यहाँ जो रहते हैं ना, वो कहते हैं गलियों में मुसलमान जहाँ तक सख पीछे 5-5 सिख पीछे लग जाते थे, उन्हें करपाना लेके, कोई किधर मारा कोई किधर मारा है जी। तो बहुत मुसलमान मारे। फिर उन्होंने एक बात ये कही मास्टर तारा सिंह ने उनसे, हमने तो हमारी आंखों के सामने है ना कि तुम कोई मलेर कोटले में कुछ नहीं करना। मलेर कोटले को मुसलमान जा रहा है या आ रहा है, उससे पूछना कि मलेर कोटले का नाम ले, तो उसको कुछ नहीं करना, उसको मारना नहीं है। क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह के जब साहबजादों को शेर अली खान ने फतवा दे दिया था कि भाई इनको दीवार में चुनना है, तो उन्होंने शेर अली खान ने कहा था कि ये गुरु गोबिंद सिंह के साथ तो हम लड़ने को तैयार हैं। तेरा भाई मारा था उन्होंने, गुरु गोबिंद सिंह ने कहता भाई मारा था, पर हमारे मज़हब में ये नहीं है कि हम बच्चों को मतलब दीवार में नहीं चुन सकते, हम इनको कत्ल नहीं कर सकते। तो ये उनका आसान है। उन्होंने हाँ का नारा तो मारा था ना शेर अली ने, इसलिए मलेर कोटले में आज भी जितने मुसलमान हैं उस वक्त के ही रह रहे हैं। मैं आपको बात बताऊँ,
मैं अकाली दल में रहा, श्रोमणी कमेटी का मेंबर रहा। मास्टर तारा सिंह, ज्ञानी करतार सिंह, बादल साहब, टोड़ा साहब, बरनाला साहब, सबसे मैं नज़दीक रहा। अकाली दल बिल्कुल नहीं चाहता खालिस्तान। कहाँ बनाएंगे खालिस्तान? जगह कहाँ है? जगह कहाँ है? ऐसे तो नहीं होगा कि उठा उठा के सारे देश से कहीं इकट्ठा कर दें। वहाँ तो मतलब ये नहीं, खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। तो कभी पॉलिटिकली ये नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। तो मैं आपको बात बताता हूँ, ये यहाँ तक दिमाग राजीव की भी पड़ी हुई थी। जब गुरु नानक साहब का गुरपुरब होता है तो उस वक्त राष्ट्रपति ना कुछ चीदा सिखों को, मैं तो चीदा में आ गया ना, श्रोमणी कमेटी का मेंबर जो हो गया, तो चीदा में हो गया। तो और कुछ वकील भी थे, प्रोफेसर थे, 10-12-15 आदमी हम मतलब इकट्ठे हो गए राष्ट्रपति भवन में। तो एक ने कहा वो राजीव जी चाय पी रहे खड़े खड़े, वहाँ सीटों का इंतज़ाम नहीं होता, ऐसे खड़े खड़े ही चाय पी रहे। तो कहते किसको बात करो उनसे। वो मैं राजीव जी के पास पहुंचा, वो चाय पी रहे थे हाथ में लेके खड़े खड़े ही। तो वो कहता घर आओ। मैं कहा घर तो हम गए थे, मैं आपको बता रहा हूँ घर हम गए नहीं थे। अपनी बात को पक्का करने के लिए हमने कहा कि घर गए थे, वहाँ सिक्योरिटी वाले आने नहीं देते। कहते अच्छा क्या बात है फिर? मैं क्या 15-20 लोग खड़े हैं तो आपके दर्शन करना चाहते हैं, चलो चलो वहाँ जहाँ खड़े हैं वहाँ मैं उनको ले गया। तो राजीव जी कहने लगे हाँ जी बोलो क्या बात है। सब ने ये फैसला किया कि बात वीर बहादुर सिंह करेगा सिर्फ। तो कहने क्या बात है? मैं कहती हूँ पंजाब में बादल साहब, टोड़ा साहब, बरनाला साहब, ये तो बड़े नाम है ना, यही 4-5 लोग थे ये जेल में थे, इनको छोड़ दो। वो बोले रे को बुलाओ। रे भी गवर्नर था पंजाब में, असम्बली नहीं थी उस वक्त, गवर्नर राज था, रे गवर्नर था। तो उन्हें गवर्नर साहब या कुछ नहीं कहा था, ऐसे ही बोला रे को बुलाओ। आदमी तो 5-4 आगे पीछे रहते ही है ना, आगे पीछे रहते ही है ना, रे को बुलाओ। रे आ गया। ये क्या बात है, पंजाब की क्या पोजीशन है? कहते जी वहाँ तो खालिस्तान के झंडे लगे हैं जगह 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 जगह। मैंने कहा जी राजीव जी ये बंगाल से आते हैं और बंगाल में मतलब ये नहीं गुरुद्वारे कम हैं। तो यहाँ अमृतसर से लेके यहाँ तक सैकड़ों गुरुद्वारे सड़क के किनारे आएंगे। वो झंडा है ना जो, वो केसरी झंडा उसको बोलते हैं, निशान साहब हम बोलते हैं, झंडा नहीं बोलते हम, निशान साहब बोलते हैं, वो है। तो ये बंगाल से आते हैं, इसको नहीं पता। कहता अच्छा। तो मैं कहा वो इसलिए रखे होते हैं ऊपर के पता लग जाए कि मुसाफिर को झंडा ऊंचा होता है, निशान साहब ऊंचा होता है, किसी को रहना हो, किसी को कुछ खाना हो तो वो उसको देख के ना वहाँ चला आए। कहता वेरी गुड। राजीव ने बोला वेरी गुड, अच्छी बात है वो, इसको देख के चला आए। फिर घर में पहुँचे तो मेरी बीबी थी, तो गवर्नर हाउस से टेलीफोन आ गया कि सरदार जी को गवर्नर बुला रहे हैं। तो मेरी बीबी थी कहने के लिए मैं तो कामती रही कि क्या बात हो, फिर कोई बात हुई है जिसको मतलब ये नहीं ये मिला। मैं जो ही घर आया तो मेरी बीबी कहने लगी, उन्होंने सेक्रेटरी का टेलीफोन आया था, गवर्नर साहब उनसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो कोई डेट दी, टाइम दिया, उतने बजे कपूरथला हाउस में, गवर्नर पंजाब का कपूरथला हाउस पंजाब हाउस है ना, वहाँ ठहरता है। मैंने एक रुपिंदर सिंह सोढ़ी को लिया जो अभी हाई कोर्ट का जज रिटायर हुआ, हमारे पड़ोस में रहते थे, चाणक्यपुरी में रहते थे वो भी। तो उनको लिया। एक मेरे और दोस्त थे, 3-4 आदमी हम वहाँ गवर्नर को मिलने चलेंगे। अकेला जाएंगे क्या बात करेंगे? तो मैंने सोढ़ी साहब को बोला कि आप बात करो। कहते नहीं बात पहले आपकी हुई थी, आप करो। मैंने उसको बोला ये वहाँ 1.5 घंटा उसके रे में कोई समझ ही ना आए, ये किलिंग हो रही है, किलिंग हो रही है, किलिंग हो ही नहीं थी। मैं कहा पंजाब में किलिंग होती रहती है रे साहब, ये बंगाल नहीं है, ये यहाँ पर बाई की बाई को मार देता है छोटी सी ज़मीन के पीछे। यहाँ किलिंग होती रहती है वैसे, पॉलिटिक्स की नहीं, ऐसे होती रहती हैं। अच्छा कहना फिर तुम कल नहीं तो परसों चंडीगढ़ आ जाओ, अकेले आना बस। मैं वहाँ जाके बैठा तो बुलाया गया
वीर बहादुर सिंह दिल्ली से आए, उनको भेजो। वहाँ मेरे साथ बैठा हुआ था संधू, ये मिनिस्टर है ना, क्रिकेटर है, ये इसने पटियाले में किसी आदमी को मुक्का मारा था, छाती में मुक्का मारा, वो वहीं बंदा मर गया था। संधू से, सिद्धू है ना कि संधू है, इससे बंदा मर गया था। बाद में ये भी उस चक्कर में बैठा हुआ था कि मैं गवर्नर से, फिर आखिर में ये बच गया, बंदा मर गया था, आपको ख्याल नहीं होगा। तो ये भी बैठा हुआ था, पर पहले गवर्नर ने मेरे को बुलाया, तो फिर वो कहने लगा तुम्हारा इनके साथ क्या तलक है, ये बादल साहब, थोड़ा साहब इनके साथ। मैं कहा जी या साल 2 साल मैं उनसे बड़ा हूँ, किसी से साल 2 साल छोटा हूँ। मैं भी अकाली दल में मेरे पिताजी भी अकाली दल में थे, मैं भी वो मोर्चे में काटते रहे, बाबा खड़क सिंह के साथ थे। तो जलियांवाला बाग में, जब जलियांवाला बाग नहीं, यहाँ जैतों का मोर्चा लगा था, तो उस वक्त उस जत्थे में भी आए थे वो। तो उस वक्त से हमारी मतलब यानी अकाली दल के साथ अटैचमेंट था। सिखों का वैसे ना अब तो और भी कई पार्टियां आ गई, पर मोस्टली सिख जो है वो अकाली दल के साथ है, अकाली दल के साथ है। मैं कहा कोई मेरे से 2 साल बड़ा है, जो छोटा है, तो हम उसी पार्टी में हैं, तो इस नाते से हमारा। कहता है आप फिर जिम्मेवारी उठाते हो कि कत्ल कुछ होगा नहीं। मैं कहा गवर्नर साहब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये खालिस्तान तो नहीं करेंगे ना। मैं कहा बिल्कुल नहीं करेंगे, मेरी गर्दन उतरवा देना, ये अकाली दल का कोई एजेंडा नहीं है खालिस्तान का, और ना ही है। मैं सही बात कह रहा हूँ आपको पता होगा कि अकाली दल का। मैं कहा आप तो गवर्नर हैं, कोई रेजोल्यूशन अकाली दल ने कभी किया? कहता हमारे पास तो नहीं है। तो मैं कहा वो बिल्कुल नहीं, तो वही बात हुई। उन्होंने फिर 10 दिन लगाए, वो प्रोसीजर के हिसाब से मेरे से लेटर लिखाया 5 आदमियों को। मैं फिर दिल्ली गया, दस्तखत करा के ले आया एक सोडी साहब के उससे। मैं कहा ये रिप्रेजेंटेशन बनाई बाकायदा। ऐसे तो नहीं गवर्नर के पास चाबी होती जेल की ना, छोड़ देगा। 10-12 दिन लगे, सब छोड़ दिए। तो यूँ मतलब करते करते मैं रिहेबिलिटेशन मिनिस्ट्री में दरख्वास्त देती है। एक प्रीतम सिंह आदमी होता था भोगल में, वो हर रोज़ के जो हम बच्चे आए थे उनको साइकिल के पीछे बैठा के ले जाता था, और किसी डिपार्टमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं होती थी। तो आप अफसर हैं, आपके अधिकार में है, तो आपको इस बच्चे को कहते कि इसका कुछ भी नहीं रहा वहाँ, इसको नौकरी करो। तो वो रख देते दफ्तरी चपरासी। मेरे से बोलेंगे तो अंग्रेज़ी आती है, कुछ बोल लेते हो? मैं हाँ बोल लेता हूँ। उसने कोई 2-4 नाम पूछा, मैंने बोल दिया। उन्हें मुझे दफ्तरी अपॉइंट कर दिया। दफ्तरी या चपरासी से ऊपर होता है, उसको कुर्सी मेज मिली होती है, वो फाइलें का संभालने का काम करता है। 6,000 रुपया मेरे को मिला आपसे सैलरी मिली। हमने फिर मतलब वहाँ दुकान ढूंढी मालचा मार्ग में, तो 600 रुपये महीने किराए पर दुकान ले ली। और मालचा मार्ग में हैं जी, अब तो वहाँ कोई होटल बन गया है, डिपार्टमेंटल स्टोर कंप्लीट, शॉपिंग अंडर वन रूफ। सुई चाहिए तो सुई मिल जाएगी आपको, कंघी चाहिए कंघी मिल जाएगी, चप्पल चाहिए चप्पल में, तौलिया चाहिए, जराब चाहिए, रुमाल चाहिए, कॉस्मेटिक चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, वो फ्रोज़न मीट चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, मक्खन चाहिए, सब कुछ मिलता था। तो खूब पैसे कमा के फिर हमने ग्रीन फील्ड में एक 1400 रुपये गज के हिसाब से एक 200 गज का प्लाट दिया। तो हमारा ये दुपट्टा बार अकेला एक मकान भी बना लिया हमने, कच्चा पक्का। एक ये था। तो कोई एक और सिख आया, कहता ये आप रहते हो? मैं कहा हाँ। तो ये तो खाली जगह है, कोई भी नहीं रहता यहाँ। मैं कोई बात नहीं, हम अंदर बंद कर देते हैं, कुत्ता है हमारे पास, एक कुत्ता है हमारे पास। तो वो कहता है कि प्लाट क्या भाव है? यहाँ में 2,000 रुपये गज मिल जाएगा आपको। कहता मेरे को भी ले दो। उसको ले दिया 200 गज का प्लाट। फिर एक आदमी और आया, कहता मुझे बड़ा प्लाट चाहिए, भूरे लाल का, जो IAS अफसर हैं, वो बाद में मित्र बन गए। उसका कोई रिश्तेदार था, वो कहते इनको बड़ा चाहिए। वो 20,000 रुपये मेरे को दे दे। फिर मैंने ये काम शुरू कर दिया। मैंने किताब अभी आपको दिखाऊँ किसी फिर आए, तो मैंने एक डिक्शनरी बना ली, और उनकी ग्रीनफील्ड कंपनी वालों की बुक ले आया, नक्शा ले आया, और वो उसमें से कॉलोनी वाइज मैंने छांटा। मैं कलकत्ते से ले आया, बंगलौर से ले आया, जहाँ भी प्लाट से मैं ले आया,
और मैं ऐसा हो गया कि ग्रीन फील्ड में मैं मोस्टली ये लेता हूँ। यहाँ भी मेरे पास अभी भी एक प्लाट है 500 गज का, जो कॉर्नर है। कॉर्नर मिल भी थोड़ा महंगा मिलता है, बिक जल्दी जाता है, थोड़ा महंगा बिकता है कॉर्नर जो होता है, हवा आती है ना। तो ये मैंने काम शुरू कर दिया। तो यहाँ करते करते तो वहाँ जो मकान जो ग्रीन फील्ड में था वो मैंने 1 करोड़ रुपए का बेचा। तो करते करते अभी मैं यही काम करता रहता हूँ। ये हमारी ज़िंदगी जो है वो बड़ी कठिन मतलब हुई है। हम बड़े मेहनत से खड़े हुए हैं, बड़े मेहनत से। और मैं अब भी मतलब कोई प्लाट खरीदता बेचता हूँ, जो 10वां हिस्सा होता है वो गुरुद्वारे देता हूँ।